तो हेलो दोस्तों, गणेशा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा जो 11th फिजिक्स जिसमें कार है ऊर्जा शक्ति, ठीक है ना, चल रहा था ना। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले साहब एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट। बिल्कुल दोस्तों, एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट। इससे पहले हमने एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट भी पढ़ लिया, संघट्ट क्या होता है ये भी पढ़ लिया। अगर नहीं देखा तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और जल्दी से ना भाई देख लीजिए, क्योंकि एक क्रम से अगर हम चलेंगे, क्रम से अगर हम कोई चीज़ पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने में ही कुछ अलग मज़ा होता है, ठीक है ना। और इधर उधर से उठा पटक करके पढ़ेंगे तो कोई मज़ा नहीं होता यार, ठीक है ना। तो इसलिए क्रम से पढ़ो यार, है ना। नहीं देखा तो आप जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और उसको देख लो। तो हमारा क्वेश्चन है सर, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट, मतलब एक विमीय है अप्रत्यास्थ है, सॉरी अप्रत्यास्थ, मतलब अभी हमने पढ़ा था प्रत्यास्थ, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं भाई मेरे भाई क्या, अप्रत्यास्थ, ठीक है। तो इस शब्द का मतलब समझ लो। देखो, अब आप जानते हो जो एक विमीय है, क्या है एक विमीय। एक विमीय का तो मतलब क्या होता है, सीधी सरल रेखा में, सीधी सरल रेखा में। एक विमीय का मतलब क्या होता है, सीधी सरल रेखा में। अब अप्रत्यास्थ है, क्या है भाई, अप्रत्यास्थ है। मतलब देखो, संघट्ट है, संघट्ट का मतलब क्या होता है, टकराना। संघट्ट का मतलब क्या होता है, टकराना। अब देखो प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ का मतलब, प्रत्यास्थ एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण कोई जो कण होता है अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। प्रत्यास्थ का कारण, प्रत्यास्थ गुण यही होता है ना। प्रत्यास्था क्या है, क्या है प्रत्यास्था। प्रत्यास्था एक ऐसा गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाती है। जैसे रबर, रबर को हम खींचें तो खिंच जाएगी, लेकिन जब हम उसको छोड़ देंगे तो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएगी, उसे प्रत्यास्था बोलते हैं। लेकिन ये अप्रत्यास्थ है, मतलब इसमें जो कोई भी जो कण होगा वो अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है जब यहाँ पर जो कण हैं वो टकराएंगे तो एक दूसरे से चिपक कर रह जाएंगे। जैसे मान के चलो, ये आपके पास क्या है, एक कण है, ठीक है ना। ये आपका कण है और मान लेते हैं ये m1 द्रव्यमान का है, ठीक है ना। और ये आप मान लेते हैं u1 वेग से गति कर रहा है, और एक हमारे पास ये कण है, ठीक है ना। एक हमारे पास ये कण है और ये मान लेते हैं m2 द्रव्यमान का है, और ये आपका u2 वेग से गति कर रहा है। तो इसमें ये गति कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसमें ऐसा हो कि जो u1 है, u1 का मान क्या हो, u2 से अधिक हो, मतलब इसका मान हो अधिक इससे, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो कण हैं आपस में टकरा जाएंगे, और आपस में टकरा जाएंगे तो टकराएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो कण है आपस में टकरा गए, ठीक है। तो ये कण जब आपस में टकराएंगे तो ये कण टकराएंगे तो एक दूसरे से चिपके रह जाएंगे। क्या होंगे, चिपके रह जाएंगे, क्योंकि ये अप्रत्यास्थ है, ठीक है। इसमें अपनी मूल स्थिति में फिर से आने का गुण नहीं होता, क्योंकि अप्रत्यास्थ। जैसे ही हम ये कण टकराएंगे तो ये कण चिपक कर रह जाएंगे, और जब कण चिपक कर रह जाएंगे तो दोनों कण, मतलब ये m1 और ये m2 द्रव्यमान के दोनों कण एक ही वेग से गति करेंगे, क्योंकि वो चिपक रहे हैं, चिपक गए ना। तो अलग अलग वेग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है ना। अलग अलग वेग का कोई सवाल नहीं उठता, ठीक है। जैसे मान के चलो ये कण और ये कण एक दूसरे से चिपक जाएं। अब ये चिपक गए तो जिस कण से आगे वाला जो कण चलेगा उसी कण से तो पीछे वाला चलेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये दोनों भी वेग से गति करने लगे। तो अप्रत्यास्थ का मतलब होता है अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आता। और एक विशेष बात को आप और याद रखो, अप्रत्यास्थ संघट्ट, देखो हमने आपको संघट्ट पढ़ाया था, उसमें अप्रत्यास्थ शब्द जो है ना क्या होता है उसको बता दिया था, ठीक है। यहाँ पर अप्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होता है, जो संवेग होता है, क्या होता है भाई, संवेग, वो तो आपका नियत होता है। मतलब नियत होता है, मतलब संघट्ट के पूर्व जो संवेग होता है वही संघट्ट के बाद होता है, क्योंकि संवेग इसमें नियत रहता है। संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो प्रारंभ में संवेग रहेगा वही अंत में संवेग रहेगा। संवेग में कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि संवेग इसका नियत रहता है। लेकिन जो अप्रत्यास्थ संघट्ट है, इसमें जो गतिज ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा भाई, गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा, ठीक है। ये जो है ना वो नियत नहीं रहती, नियत नहीं रहती। अब नियत नहीं रहती तो सर कैसी होती है, तो नियत नहीं रहती तो सर इसमें क्या होता है, जो गतिज ऊर्जा है उसमें परिवर्तन होता है। क्या होता है, अब परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन सर कैसा हो, परिवर्तन तो ज़्यादा को भी बोलते हैं और परिवर्तन कम को भी बोलते हैं। ज़्यादा हो तो भी परिवर्तन होता है, कम हो तो भी परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन में इसमें अक्सर देखी जाती है कमी, परिवर्तन में अक्सर इसमें क्या हो देखी जाती है,
कमी देखी जाती है, मतलब हानि होती है, इसमें क्षय होता है गतिज ऊर्जा में अप्रत्यास्थ संघटन में। तो इन विशेष चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो अब ये समझ गए हो, इतना अगर समझ गए हो तो कोई दिक्कत फिर हमें आगे नहीं होने वाली, ठीक है ना भाई। चलो तो इतना आप समझ गए हो, तो अब इसके हम व्यंजक को बढ़ाते हैं आगे, और व्यंजक तो हमें करना ही करना है, ठीक है ना। चलो ओके, तो हम ये मान ले रहे हैं कि M1 और M2 द्रव्यमान के दो कण हैं, ठीक है। M1 और M2 द्रव्यमान के दो कण हैं जो क्रमशः U1 और U2 वेग से गति कर रहा है। U1 और U2 वेग से क्या कर रहा है भाई, गति कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समय पश्चात जब U1 का मान U2 से क्या होता है, अधिक होता है, U1 का मान U2 से अधिक हो, अर्थात ये U1 ग्रेटर देन U2 हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इनके बीच में क्या हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी। और टक्कर हो जाएगी तो टक्कर के पश्चात ये दोनों कण मान लेते हैं ये भी वेग से गति करने लगे। मतलब ये जो है ना संघट्ट की पूर्व की स्थिति है, ठीक है, संघट्ट से पूर्व स्थिति है, और ये है संघट्ट के बाद, संघट्ट के बाद की स्थिति है, ठीक है ना। ये संघट्ट के पूर्व की स्थिति है और ये संघट्ट के बाद की स्थिति है। इतना समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके व्यंजक की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अप्रत्यास्थ संघट्ट के लिए, अप्रत्यास्थ संघट्ट के लिए। तो अप्रत्यास्थ संघट्ट के लिए क्या होता है, जो संवेग होता है वो नियत रहता है, लेकिन गतिज ऊर्जा नियत नहीं रहती, ठीक है। तो अप्रत्यास्थ संघट्ट के लिए संघट्ट के पूर्व संवेग, संघट्ट के पूर्व संवेग बराबर किसके होता है भाई, संघट्ट के बाद संवेग, ठीक है। संघट्ट के पूर्व संवेग, संघट्ट के बाद संवेग, संघट्ट के जो पूर्व संवेग होगा वही संघट्ट के बाद संवेग होगा, क्योंकि इसमें संघट्ट जो संवेग है ना वो परिवर्तित नहीं होता। तो आइए अब निकालते हैं। तो संवेग का सूत्र क्या होता है, तो P बराबर क्या होता है भाई, m डॉट v, यही होता है, मतलब द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है ना। तो इस कण का निकालेंगे अगर तो हो जाएगा M1 U1, और इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा M2 V2, मतलब संघट्ट के पूर्व ये संवेग है, संघट्ट के पूर्व यही कण गति कर रहा है ना, ये U1 से U2 से, तो संघट्ट के पूर्व अगर हमने कुल संवेग निकाला तो ये निकला बराबर संघट्ट के बाद संवेग। तो संघट्ट के बाद है ना M1 और M2 दोनों कण किससे, भी वेग से गति कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका M1 V प्लस M2 V। कोई दिक्कत है भाई, नो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे इसको थोड़ा सा एक स्टेप में हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखो आप भी दोनों में समान है, मतलब भी को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ठीक है। तो ये M1 U1 और ये M2 V2 इज इक्वल टू आपका V कॉमन ले लो, अंदर आपका क्या बचा M1 प्लस M2। तो यहाँ से आप क्या करो, V का मान निकाल लो। किसका मान निकाल लो भाई, V का मान। जब हम V का मान निकालेंगे तो ये चीज़ कहाँ चली जाएगी, बटे में चली जाएगी, ये चीज़ कहाँ चली जाएगी, बटे में। तो V की वैल्यू हो जाएगी आपकी M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन में क्या जाएगा भाई, M1 प्लस M2। कोई दिक्कत, ये आपने समझ गए होंगे। इसके बाद आपको एक विशेष चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है, याद रखना है। देखो यहाँ पर मेरे भाई ये कौन सा संघट्ट है, अप्रत्यास्थ संघट्ट है। अप्रत्यास्थ संघट्ट है तो जैसे ही ये टकराते हैं तो ये कण क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आ पाते। तो इसका एक मुख्य कारण ये है, इसका एक मुख्य कारण मेरे भाई ये है कि जो आपका दूसरा कण है, आपका ये जो दूसरा कण दिख रहा है M2 द्रव्यमान का, ये जो कण है वो स्थिर है। वो कण कैसा है भाई, स्थिर है, मतलब ये जो कण है वो गति नहीं कर रहा। अब जब ये कण गति नहीं कर रहा तो इसका मान क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और इसका मान क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। ये कण क्या गति नहीं कर रहा तो इसका मान क्या हो गया, ज्यादा, और इसका मान क्या हो गया, कण। तो ये कण जब स्थिर है तो ये जो टक्कर करेंगे तो ये वाला कण इससे चिपक जाएगा, और जब ये कण जिससे चिपक जाएगा तो ये दोनों चिपक जाएंगे और एक ही वेग से गति करने लगेंगे, मतलब इसकी गति से ये वाला कण चलने लगेगा। इसको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही लाइन देख ले रहे हैं यहाँ पर, किंतु M2 द्रव्यमान का कण स्थिर है, स्थिर है, तब वेग
U2 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि M2 जो द्रव्यमान का वो कण है वो हम मान ले रहे हैं स्थिर है। क्या है, मान ले रहे हैं स्थिर है। और अप्रत्याश संघट्ट के लिए जरूरी है कि दूसरा कण क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, तभी अप्रत्याश संघट्ट संभव होता है। ठीक है, तो ये आपका स्थिर है। ठीक है, ये स्थिर है, मतलब U2 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0 आ गई। जब U2 की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ हम 0 रख देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से जो V है इस V की वैल्यू मिल जाएगी M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, इसको आप कर देना समीकरण नंबर 1। तो ये हमने क्या निकाल लिया भाई, संवेग। जो संवेग था, संवेग की सहायता से हमने जो है ना संघट्ट के बाद वाला जो वेग है वो निकाल लिया। संघट्ट के बाद जो वेग है वो हमने निकाल लिया। इतना क्लियर है, ठीक है। आगे अब हम देखो, इसमें गतिज ऊर्जा जो है ना परिवर्तित होती, मतलब इसमें हमने ये पढ़ के रखा है गतिज ऊर्जा जो है ना इसमें नियत नहीं रहती, गतिज ऊर्जा नियत नहीं रहे। अब नियत नहीं रहती का मतलब क्या है, इसमें परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन ज्यादा हो तब भी परिवर्तन होता है और कम हो तब भी परिवर्तन होता है। परिवर्तन तो परिवर्तन होता है, बट अप्रत्याश संघट्ट है, इसमें गतिज ऊर्जा में हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। तो हानि हम देखेंगे, पहले हम गतिज ऊर्जा निकाल लें। ठीक है, तो अब संघट्ट से पूर्व गतिज ऊर्जा, संघट्ट से पूर्व गतिज ऊर्जा, तो मान लेते हैं वो गतिज ऊर्जा आपकी क्या है, K1 है। क्या है भाई, K1 है। ठीक है, तो संघट्ट से पूर्व गतिज ऊर्जा इसकी और इसकी निकलेगी। ठीक है, तो आप देखना इस कण की निकालो तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तो ये आपका 1/2। इस कण के लिए क्या है, द्रव्यमान M1 और वेग क्या है आपका U1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस इस कण के लिए गतिज ऊर्जा मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इस कण का वेग क्या है आपका, शून्य है। क्या है, वेग शून्य। चाहो तो आप देख लो, यहाँ पर मैं करा दे रहा हूँ 1/2। ठीक है, M2 द्रव्यमान है और वेग क्या है आपका U2, तो ये U2 का स्क्वायर। बट U2 की वैल्यू तो हमने कितनी मानी है, 0 मानी है, क्योंकि ये कण स्थिर है। तो ये वाला आपका पूरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। तो यहाँ से आपका जो K1 है वो आपका केवल मिलने वाला है 1/2 M1 U1, 1/2 M1 U1 का स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा आपका शून्य हो जाएगा। क्योंकि U2 की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ, ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये K1 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे तथा संघट्ट के बाद गतिज ऊर्जा मान लेते हैं वो आपकी क्या है, K2 है। क्या है, K2। तो यहाँ से K2 अगर हम निकालें तो यहाँ पर तो इस कण का आपका क्या हो जाएगा, 1/2 M1 V का स्क्वायर, क्योंकि V दोनों के लिए क्या है, वेग भी है। ठीक है, और इस कण के लिए निकालें तो 1/2 M2 और ये V का स्क्वायर। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। ठीक है, यहाँ से आप देखो दोनों में आपको दिख रहा है भी दिख रहा है ना, दोनों में आपका देखो 1/2 और भी आपको दोनों में दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना। तो चाहो तो इसको यहीं सॉल्व कर लो, या फिर यहाँ सॉल्व आपको नहीं करना है तो इसको आप अलग से भी इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली आपको। ठीक है ना, चलो तो आप क्या कीजिए, तो यहाँ से जो आपको 1/2 दिख रहा है ना, 1/2 और भी को आपका कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो देखो यहाँ से ये आपका ये K2 है तो ये 1/2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा आपका M1 और ये बचेगा आपका M2, और इस तरफ आप V स्क्वायर को कॉमन ले लो, क्योंकि V स्क्वायर भी कॉमन है इसमें दोनों में और 1/2 भी। तो इस तरफ हमने 1/2 कॉमन ले लिया और इस तरफ आपने क्या ले लिया, V2 कॉमन ले लिया। तो इतना आप समझ गए। तो ये K1 है और एक आपका सॉरी ये K2 है आपका और ये आपका निकल गया K1। ठीक है, अब हमने देखो गतिज ऊर्जा निकल गई। अब हमें पता है गतिज ऊर्जा में इसमें हानि होगी। क्या होगी भाई, हानि ही इसमें होने वाली है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है और इसकी वैल्यू क्या है, कम। ठीक है ना, तो इसमें हानि होगी। तो अब हम क्या निकालेंगे, इसकी हानि। अगर आपने इस चीज़ को नहीं लिखा है तो इस चीज़ को आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसका नोट कर लेना। इसको हम अब हटाते हैं। ठीक है ना, चलो तो हमें क्या करना है, गतिज ऊर्जा में इसमें हानि होने वाली है तो हमें गतिज ऊर्जा में हानि निकालना है। ठीक है, तो अब गतिज ऊर्जा में
हानि मतलब क्या होता है, एक परिवर्तन होता है। हानि मतलब क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन को हम किससे व्यक्त करते हैं भाई, डेल से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, डेल। बट है किस में, गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा को किससे, के से। तो गतिज ऊर्जा में हानि क्या हो जाएगी, डेल की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेल के। और डेल के किसके बराबर होगा, तो डेल के आपका देखो गतिज ऊर्जा में हानि है, हानि कब निकालोगे, तब इसमें से सॉरी K1 में से जब K2 को घटाओगे या K2 में से K1 को घटाओगे तब आपकी हानि निकल के आएगी ना। तो हम क्या करते हैं, डेल के बराबर क्या मान लेते हैं, K1 माइनस K2 मान लेते हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप क्या करो, K1 और K2 की वैल्यू रखो। तो K1 की वैल्यू आपकी ये है, तो ये आपका आ गया 1/2 m1 और ये U1 का स्क्वायर माइनस K1 की वैल्यू रख दी। अब आप क्या करो, देखो K1 की वैल्यू रख दी, अब आप क्या करो K2 की वैल्यू, K2 की वैल्यू यही है ना, यही है ना। तो देखो यहाँ पे 1/2 यहाँ पर आपका क्या है, m1 प्लस m2 और ये आपका v स्क्वायर। बोलो सही बात है, 1/2 m1 m2 ये v स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं भाई। आगे हम बढ़ा रहे हैं और आगे हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, जो आपने v स्क्वायर, जो आपके पास v की वैल्यू जो है वो उठा के हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, वो उठा के हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम v का मान रखने पर। अब v का मान रख देंगे और देखो दोनों में 1/2 कॉमन भी दिख रहा है ना। तो आप क्या करो, दोनों में 1/2 पहले कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बचा, m1, यहाँ बचा आपका m1 U1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या बचा आपका m1 प्लस m2, ये आपका ब्रैकेट में रखना। और जो v है, इस v की वैल्यू आपकी ये है ना, ये वाली वैल्यू है ना, तो इसको v की जगह आप ये रख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका m1 U1 अपॉन m2 m1 m2 और ये देखो स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये इसका भी हम क्या कर देंगे भाई, स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर समझना चीज़ों को, ये हमने बड़ा वाला ब्रैकेट ये वाला था वो लगा दिया। यहाँ समझो 1/2 है, यहाँ पर m1 और ये U1 का स्क्वायर है माइनस m1 प्लस m2 है। अब देखो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर ओपन करना। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा m1 और U1 का स्क्वायर और ये आपका क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 का स्क्वायर। m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2 एक आपका हो जाएगा ये कैंसिल, एक आपका हो जाएगा भाई ये कैंसिल हो जाएगा, एक जो है ना आपका ये कट जाएगा। अब ये एक कट जाएगा तो अब ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, वो क्या चीज़ बचेगी उसको आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसको समझो, 1 मिनट। हाँ इसका स्कोर हो गया तो इसका होल स्कोर करो ना भाई, इसका होल स्कोर करो। ठीक है, इसका ये होल स्कोर है ना, तो ये इसका होल स्कोर। अब देखो क्या कंडीशन हमारे पास बन रही है, क्या बच रहा है, उस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। तो अभी जो बचा है फिलहाल में हम उसको लिख लेंगे। तो ये हमारे पास बचा है 1/2। अब यहाँ पर थोड़ा समझना है यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर ये आपका 1 मिनट। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका आप क्या कर दो, स्कोर ओपन कर दो। इसका आप क्या कर देना, उस स्कोर ओपन कर देना। तो यहाँ पर ये है m1 U1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर इसका स्कोर ओपन करेंगे तो ये m1 का स्क्वायर और ये जो है ना आपका U1 का स्क्वायर हो जाएगा। और अपॉन में क्या चल रहा है भाई, m1 प्लस m2 हमारा ये चल रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो आगे आप क्या करोगे, इसका आप क्या करो, इसके अपॉन में आपका कुछ नहीं है ना, तो इसके अपॉन में आप क्या मान लो 1 मान लो। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो आप क्या मान लो भाई 1 मान लो इसके अपॉन में। ठीक है ना, तो 1 मान लोगे तो आप क्या करना पड़ेगा फिर भाई, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, एलसीएम लेना पड़ेगा। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो क्या दिक्कत बन रही है, क्या कंडीशन बन रही है, उसको एक बार चेक करोगे आप। ठीक है ना, चलो तो इस चीज़ को हटा रहे हैं हम यहाँ से, अगर आपने नोट कर लिया तो आप। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा ही और बचा है, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है हमारा। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पर रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका डेल के इज इक्वल टू चल रहा है। ठीक है, एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आपका क्या जाएगा भाई, m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये m1 प्लस m2। ठीक है, और यहाँ पर आपका पहले से ही क्या है m1 और U1 का स्क्वायर। ठीक है ना, और ये हमारा क्या है m1 का स्क्वायर और U1 का स्क्वायर, m1 का स्क्वायर और ये U1 का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ से ये बड़ा ब्रैकेट हम लगा देंगे। अब क्या करना है, इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करो। ये जो है ना m1 m2 आया ना इधर, इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करो
तो ये आपको 1/2 इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m1 इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये हो जाएगा m1 हमारे पास 2 हो जाएंगे m1 तो m1 का स्क्वायर और ये आपका किसका स्क्वायर u1 का स्क्वायर पहले से ही है। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा भाई m1, ये m1 है ये m2 है तो ये m1 और ये m2 और ये u1 का स्क्वायर और ये आपका क्या है m1 स्क्वायर और ये u1 स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है m1 प्लस m2। अब देखो ये चीज़ आपकी देखो ये प्लस में है और ये चीज़ आपकी किस में है भाई माइनस में है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी कट जाएगी। अब ये चीज़ कट जाएगी तो बराबर में हमारे पास क्या बच जाएगा m1 m2 अपॉन m1 m2 और ये आपका u1 बचा। ठीक है, u1 का स्क्वायर और ये बचा है आपका m1 प्लस m2 और यहाँ 1/2 ही बचा है, ये 1/2 ये बचा है। तो यही जो है ना गतिज ऊर्जा में हानि है। ठीक है, यही जो है ना गतिज ऊर्जा में हानि है अप्रत्याश संघट्ट के लिए। ठीक है, यही गतिज ऊर्जा में अप्रत्याश संघट्ट के लिए भाई क्या है हानि है। ठीक है, देखो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ फिर से। जो m1 u1 है इसका हमें इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है तो इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो इसके अंदर किया पहले फिर इसके अंदर तो इसके अंदर किया तो m1 कितने हो जाएंगे 2 तो m1 का स्क्वायर और यहाँ पर ये u1 और इसके अंदर किया तो m1 m2 और ये u1 ये रहा और ये सेम रहा तो ये कट गए तो यही बचा ना और यही बचा तो यही आपका जो निकल के आया है यही गतिज ऊर्जा में क्या है हानि। तो क्वेश्चन ऐसा आता है एक विमीय अप्रत्याश संघट्ट के लिए गतिज ऊर्जा में हानि के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए तो आपको ये व्यंजक जो है ना आपको निर्मित करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं तो फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।